my god. Oh my god. Oh my god. Stay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच में हुए हमले के बाद एक बार फिर दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस्लामिक स्टेट से प्रेरित हमला क्या होता है। शुरुआती जांच में जब किसी हमले को इस्लामिक स्टेट या आईएस से प्रेरित बताया जाता है तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि हमलावर सीधे तौर पर इस आतंकी संगठन के आदेश पर काम कर रहे थे, बल्कि इसका मतलब अक्सर ये होता है कि हमला करने वाले व्यक्ति या लोग इस्लामिक स्टेट के प्रचार से प्रभावित थे। उन्होंने संगठन की विचारधारा को अपनाया था और उसके उद्देश्यों से खुद को जोड़ लिया था। ऐसे मामलों में हमलावर आमतौर पर इस्लामिक स्टेट के वीडियो, भाषण, संदेश और ऑनलाइन सामग्री के नियमित उपभोक्ता होते हैं। वे संगठन के मिशन, उसके लक्ष्यों और कई बार उसकी रणनीतियों को भी अपना लेते हैं। One of our reporters there to join us. He's on the phone. It's Sean Turek Goodwin. He's down at the scene at Bondi Beach, hoping to speak to him. इसके बाद वे ये मान लेते हैं कि हमला करना संगठन की मदद करने और उसके मकसद को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। ये सब कुछ बिना किसी सीधे संपर्क या आदेश के भी हो सकता है। अधिकतर आईएसआईएस प्रेरित हमलों में ये देखा गया है कि हमलावरों का संगठन से कोई औपचारिक या संचालनात्मक संबंध नहीं होता। उन्हें सीधे तौर पर ना तो ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही टारगेट या समय बताया जाता है। वे केवल संगठन की विचारधारा, उसके सिद्धांतों और हमलों की सामान्य अपीलों का पालन करते हैं। इसीलिए ऐसे हमलों को लोन वुल्फ या सेल्फ रेडिकलाइज्ड हमले भी कहा जाता है। जब किसी हमले के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं तो उनका पहला लक्ष्य ये पता लगाना होता है कि क्या हमलावरों का इस्लामिक स्टेट से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचालनात्मक संबंध था। अधिकारी ये जांच करते हैं कि क्या हमलावरों ने संगठन के किसी सदस्य से संपर्क किया था, चाहे वो संपर्क ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या दोनों के जरिए। प्रेरणा की पुष्टि कई संकेतों के आधार पर की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर जांच में ये सामने आता है कि हमलावरों ने बड़ी मात्रा में इस्लामिक स्टेट का प्रचार सामग्री देखी या साझा की थी, तो इसे एक मजबूत संकेत माना जाता है। कई मामलों में ये भी पाया गया है कि हमलावर अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। इस तरह की शपथ, जिसे बैयत कहा जाता है, अधिकारियों को ये निष्कर्ष निकालने में मदद करती है कि हमला संगठन से प्रेरित था। जांच एजेंसियां ये भी देखती हैं कि क्या हमलावरों ने हाल के महीनों या वर्षों में ऐसे इलाकों की यात्रा की थी जहां इस्लामिक स्टेट या उसके सहयोगी गुट सक्रिय हैं। इसमें मध्य पूर्व के देश, दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। कई बार ये संपर्क केवल ऑनलाइन चैट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक सीमित होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये व्यक्तिगत मुलाकातों तक भी पहुंच सकते हैं। इस्लामिक स्टेट का इतिहास समझना भी जरूरी है।
ये संगठन 2000 के शुरुआती वर्षों में इराक में उभरा, ठीक उस समय जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। शुरुआती दौर में ये एक छोटा आतंकी गुट था, लेकिन जल्द ही ये अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ चल रहे विद्रोह का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। शुरुआती दौर में ये अल कायदा इन इराक की शाखा के रूप में काम करता था। समय के साथ संगठन ने खुद को अल कायदा से अलग कर लिया और एक स्वतंत्र पहचान बनाई। 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो क्षेत्र में फैली अराजकता का फायदा उठाते हुए इस्लामिक स्टेट ने सीरिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 2014 में संगठन ने तथाकथित खिलाफत की घोषणा की और इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। उस दौर को इस्लामिक स्टेट का चरम समय माना जाता है। उस समय संगठन फ्रांस के आकार के बराबर क्षेत्र पर काबिज था और उसने दुनिया भर में अपने तथाकथित विलायत या प्रांत घोषित किए थे। हालांकि इस खिलाफत को दुनिया के अधिकांश मुसलमानों ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों ने इस्लामिक स्टेट को भारी नुकसान पहुंचाया। उसकी घोषित खिलाफत खत्म हो गई और वो अपने अधिकांश इलाकों से बेदखल हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संगठन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज भी इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक में सक्रिय है। वहां वो छोटे छोटे गुटों और गुप्त नेटवर्क के जरिए हमले करता है। इसके अलावा दुनिया के अन्य हिस्सों में उसके सहयोगी गुट भी सक्रिय हैं। So we mourn the loss of 3 great patriots in Syria. You know how it happened. It was an ambush, terrible. We also have 3 wounded. They seem to be doing pretty well. But we mourn the loss. These are 3 great people. And it's just a terrible thing. Syria, by the way, was fighting along with us. The new president of Syria is, as they told me, and I'm not surprised, he's devastated by what happened. This was an ISIS attack on us and Syria. And again, we mourn the loss and we pray for them and their parents and their loved ones. Very, very sad. ISIS still अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खोरासान इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा बना हुआ है। भले ही इस्लामिक स्टेट आज उतना शक्तिशाली ना हो जितना दशक वर्ष पहले था, लेकिन उसके पास अब भी हमलों को भड़काने और प्रेरित करने की क्षमता है। खासतौर पर उसकी ऑनलाइन मौजूदगी बेहद मजबूत बनी हुई है। संगठन के प्रचार तंत्र आज भी सक्रिय हैं और इंटरनेट के कुछ हिस्सों में उनकी पहुंच बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब इस्लामिक स्टेट का प्रचार विकेंद्रीकृत हो गया है। इसका मतलब ये है कि संगठन के समर्थक खुद ही प्रचार सामग्री बनाकर उसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हैं। इससे संगठन की विचारधारा नए लोगों तक लगातार पहुंचती रहती है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट की तथाकथित खिलाफत समाप्त हो चुकी हो, लेकिन जिसे वर्चुअल खिलाफत कहा जाता है वो आज भी जिंदा है। यही वजह है कि ISIS प्रेरित हमले आज भी दुनिया के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बने हुए हैं।
Taylor Swift. So the Marias are going to